जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज जो वीडियो लेके आए हैं, एक्चुअली आप जो कम्युनिटी मैंने किया था, यानी आप लोगों से मैंने पोलिंग करवाया था। चूँकि फिलहाल आपको पता है कि 7वां चरण की जो सुगबुगाहट है, वो आज के जो सचिवालय अपडेट के माध्यम से और पेपर के माध्यम से पता चला है कि छठा चरण जहाँ-जहाँ बाकी था, वहाँ लगभग 7 फरवरी, चूँकि आज हो गया 1 फरवरी और 7 फरवरी से लगभग आपका छठा चरण जहाँ-जहाँ खत्म नहीं हुआ है। जैसे हो गया पटना में कुछ नगर निकाय हो गया, सागर में हो गया, और जैसे ही आपका छठा चरण खत्म होगा तो आपका 7वां चरण देखने को मिलेगा। और एक तरफ नियमावली का जो आए दिन आप देख भी गए होंगे, बहुत सारे भाई दिखाते भी हैं, और फिलहाल मेरे पास इसकी सूचना जो आधिकारिक रूप से नहीं है कि इस दिन ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि बजट सत्र से पहले आपको नियमावली आपके सामने होगा। ये न मैं पुष्टि करता हूं, जिस दिन आ जाएगा उसी दिन आप मान लीजिएगा कि आ गया, और मैं तो हूं ही आपके सामने बताने के लिए। खैर, सबसे पहले जो आपका चैनल है नौकरी तक, उस पर मैंने पोलिंग करवाया था कि आप लोगों की क्या राय है। मैंने इस पर वीडियो बनाने से पहले मैंने पूछा था आप लोगों की क्या राय है, अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। चूंकि ये चैनल आप लोगों के प्रयास से ही आज यहाँ है, तो सही न्यूज आपके पास पहुंचे, तो इसके लिए आपका जो प्रश्न है, मुझे जो लगा, पहला मेरा प्रश्न था कि बहाली की प्रक्रिया कैसे होती है, इस पे वीडियो बनाऊं, या छठा चरण में कौन सा नियमावली पर बहाली हुआ था, या कमेंट करता हूं, या अपना जवाब कमेंट में बताओ। इन चार में पोलिंग करवाए थे, तो लगभग ये जो टॉपिक आपका सभी का पसंदीदा 77% यानी 70% लोग बोले हैं कि बहाली की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी बिहार शिक्षक बहाली जो बिहार में होता है, यह होता है कैसे। क्योंकि जो पहली बार बैठेंगे, जो ऑलरेडी सीटेड पास है और आप बहाली के इंतजार में होंगे, और ऑलरेडी जो हमारे भाई 3.5 से 4 साल से है, तो जिनको देखिए हमारे हाथ में नियमावली भी है, ये लगभग कितने पेज का है, लगभग 7 पेज का, 6 पेज का नियमावली है, जिस नियमावली पे बहाली हुई थी। कौन सा? छठा चरण है ना, देख लीजिए पहले आप। इसका पीडीएफ नहीं था, नहीं तो मैं स्क्रीन पर दिखा देता। तो आप लोगों को आज हम बताएंगे कि बहाली की प्रक्रिया कैसे होती है। आए दिन मैं हमेशा बात करता हूं 6 फेज यानी छठे चरण की। तो छठा चरण जब बिहार में हुआ था, आज मैं मुद्दा पे बात करूंगा, और इस चीज को समझिए, तभी आप 7वें चरण में समझेंगे कि आखिर क्या कारण है जो अब ऑनलाइन होगा। क्योंकि अब जो बहाली होगा ऑनलाइन तरीके से होगा, अब ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्या इसकी कमियां थी पहले वाली जो प्रक्रिया थी, और अब में इसमें पता चलेगा। तो वीडियो हो सकता है लंबा हो, हम फिर से बोल रहे हैं, और जो लोग उल्टा कमेंट करते हैं, अगर वाकई में उनको वीडियो नहीं देखना है तो मत देखिएगा। उनके लिए है जो जिनको भविष्य में दिक्कत नहीं हो, छठे नहीं तो एक गलती, छोटी छोटी गलती का आप छटते हैं, वो गलतियां बताने का प्रयास करेंगे। तो छठा चरण जब हुआ था, इसका जब विज्ञप्ति आया था, 19 सेशन था, सत्र, यानी 2019 में इसकी बहाली प्रक्रिया के बारे में बोला गया था। 19-20 इस समय में छठा चरण स्टार्ट हुआ था। इसमें आपको जो प्रक्रिया थी, यानी प्रारंभिक, यानी 1 से लेके प्रारंभिक का था, यानी इसमें 1 से लेके 8 तक हो गया, माध्यमिक यानी 9वीं से लेके 12वीं तक सभी का बहाली आया था छठे चरण में। इसका एक अपना नियमावली था, जिस नियमावली पे बहाली हुआ था कि इसमें उस समय क्या था, डोमिसाइल नहीं लागू था। उस समय क्या था, डोमिसाइल नहीं लागू था, यानी अदर स्टेट के बच्चे बिहार में शिक्षक बन सकते थे। लेकिन अब वाले प्रक्रिया में क्या हो गया है, जो एक नियमावली आप लोग के सामने जो लीक होके आया था 2020 नियमावली, तो उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। लेकिन अब नियमावली जब आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा कि अदर स्टेट के बच्चे बिहार में एलिजिबल होंगे या नहीं। फिलहाल उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं जो बहाली की प्रक्रिया थी उसको समझिए आप। ये जो बहाली की प्रक्रिया थी, जैसे मान लीजिए किसी को 1 से लेके, जैसे किन्हीं को मान लीजिए 1 से लेके 5वीं तक का शिक्षक बनना है। ध्यान से सुनिएगा, ये पहले वाली प्रक्रिया क्या थी और कितना पेचीदा था उसको समझाते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात पहले समझिए, भूल जाते हैं कभी कभी, पॉइंट बहुत होता है। पहले वाली जो प्रक्रिया थी, इसमें क्या था, जो भी अभ्यर्थी होते हैं, यानी आप अभ्यर्थी मान लीजिए अपने आप को कि आप छठे चरण में बैठे थे, जो भी अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट है, उनको क्या था, बिहार में लगभग नियोजन इकाई है,
38 जिला है, आपको पता है 38 जिला में नियोजन इकाई होते हैं। लगभग नियोजन इकाई लगभग 9,119 है, 9,119 समथिंग नियोजन इकाई है 38 जिला मिला के। इसमें आपको जहां भी आपको जॉब करना है, जहां भी आपको शिक्षक की बहाली लेनी है, वहां पे उस नियोजन इकाई में या पंचायत स्तर हो या ब्लॉक स्तर हो, वहां जा जा के अपना फॉर्म, मान लीजिए फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म जमा करना होता था। और उस प्रक्रिया में क्या होती थी, बहुत परेशानी होती थी, आपका पैसा भी खर्च होता था, जान माल की भी क्षति भगवान ने करे हो जाता था, बारिश आंधी तूफान। और सबसे बड़ा जो खामिया था इसमें, ये बता दे, सबसे बड़ा जो खामिया था इसमें था धांधली। पहले इसको समझिए, धांधली होता था ज्यादा। धांधली कैसे होता था, मान लीजिए एक तो आप सही से पहुंच नहीं पा रहे, अब मान लीजिए हम लोग या आप सभी मध्यम वर्गीय होंगे या निम्न वर्गीय होते हैं, पैसा का दिक्कत होता है, अब सभी जगह जा जा के बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसे में क्या होता, सभी जगह फॉर्म डाल नहीं पाते थे। और एक तो सुनते होंगे मुखिया लोग, मुखिया सचिव लोग इसमें संलिप्त होते थे। यानी क्या होता था, पहले धांधली देखिए, धांधली जो होता था, पहला धांधली होता था जो चयन समिति होते थे, यानी जो जिला लेवल पे आते थे, जो अधिकारी होते थे, चयन समिति होते थे, चयन समिति हो गए या जनप्रतिनिधि। समझिए बात को हम क्या बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग, जनप्रतिनिधि में हो गए मुखिया लोग। इन लोगों के साठगांठ से क्या होता था, आपके बहाली को, आपके फॉर्म को हटा दिया जाता था। बहुत सारा क्या होता था, मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, तो आपका आवेदन ही हटा दिया वहां से, अब अपने आदमी को घुसा दिया। ये जनप्रतिनिधि लोग करते थे और ऐसा होता था क्योंकि उनको ये कमाना है। समझ गए आप, एक स्तर ये हो गया। दूसरा स्तर क्या होता था, काउंसलिंग, काउंसलिंग का भी समझाएंगे, ये बात समझिए आप। काउंसलिंग होता था, काउंसलिंग लिस्ट बनता था। यानी ये क्या होता है काउंसलिंग, समझिए। ये पहले वाली बहाली, छठे चरण का बहाली प्रक्रिया बता रहे, धांधली कैसे होती थी, क्योंकि मैंने देखा है इस चीज को। इसमें क्या होता था कि जब आपने फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आपका मेरिट लिस्ट बनता है, यानी सभी का नाम उस लिस्ट में आएगा। उस लिस्ट को पंचायत भवन में, अगर पंचायत स्तर पे आपने फॉर्म डाला है तो आपका वहां पे लिस्ट में चिपकाया जाएगा, आप अपना नाम देखिए। और एक दिक्कत ये भी था, इसको ऑनलाइन भी पब्लिश नहीं किया जाता था, ये भी दिक्कत। अब बताइए, कोई भोजपुर का बच्चा दरभंगा में फॉर्म डाला है, अब उसको देखना है, अगर ऑनलाइन होता तब तो दिक्कत नहीं था। अब वहां आके देखिए पंचायत भवन में या ब्लॉक स्तर में है तो ब्लॉक स्तर में देखिए कि मेरा नाम लिस्ट में आया है कि नहीं, और लिस्ट डाल दिया गया, उस लिस्ट में नाम चेक हुआ नहीं हुआ, एक तो सभी लोग पहुंच भी नहीं पाते थे, तो इस समय गड़बड़ी होती थी। और जब लिस्ट में नाम आ भी गया तो आपको बुलाया जाता था किसी डेट पे, इस डेट में आपका आना है, आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग मतलब सभी डॉक्यूमेंट लेके आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप कैंडिडेट आप ही हो कि नहीं। मान लीजिए आपका 3 जगह सिलेक्शन हो गया, 3 जगह मेरिट में नाम आ गया, लेकिन जाएंगे तो एक ही जगह है कि नहीं, जाएंगे तो एक ही जगह। तो ऐसे मान लीजिए उस जगह पे नहीं हुआ तो फिर आपका भी 2 जगह छूट गया। तो ये सब प्रक्रिया बहुत गंदा था, धांधली वाली प्रक्रिया थी। इसमें अच्छे बच्चे का टीचर बनना मुश्किल था, और जो कम वाले बच्चे थे वो पैसे के बल पे बन जाते थे, और ये वाजिब बात है, ये सही बात है। तो और काउंसलिंग लिस्ट बनता था कि आपका लिस्ट में नाम क्या आया, मतलब आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी जहां भी ब्लॉक स्तर पे जहां भी आपका मतलब आपको बुलाया जाता, उसमें भी धांधली होता था। बहुत सारा धांधली कैसे, मान लीजिए लिस्ट बनता था उसका, उस लिस्ट में भी आपका नाम ही हटा दिया, नाम ही हटा देता था, तो आप क्या कीजिएगा। तो ये सब प्रक्रिया में बहुत दिक्कत था, जिससे अच्छे विद्यार्थी का बिल्कुल नहीं होता था और पैसे वाले का हो जाता था। ऐसा 90% केस में हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, ऑनलाइन होगा। जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन किसी भी चीज़ का, ग्रुप डी का, रेलवे का, ऐसे ही ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, उसके बाद आपको जिला का चयन करने बोलेगा। जितना जिला दे वो तो शिक्षा विभाग जाने देगा ही, 10-15 जिला चुनने के लिए चुनिए, उसके बाद आपका लिस्ट आएगा, ऑनलाइन देख सकते हैं सभी जिला का। तो ये बढ़िया होने वाला है। तो पहले वाला प्रक्रिया में बहुत धांधली होता था, मुखिया लोग, सचिव लोग, जनप्रतिनिधि लोग पैसा कमाने के लिए अच्छे लड़के मांगे जाते थे, तो ये सब था। और बहाली कैसे होती थी, तो उस चीज़ को आप समझिए, उस चीज़ को समझिए। मान लीजिए किसी को, आपको पता है लेकिन फिर भी हम बता दें, क्योंकि आपने कम्युनिटी में किया है, 1 से 5 तक में अगर शिक्षक बनना है तो उस समय जो बहाली होती थी तो आपका क्या होता था, ये मैट्रिक हो गया, मैट्रिक का परसेंटेज
जितना भी परसेंटेज है, प्लस इंटर का परसेंटेज, प्लस या बीएड किए हो या डीएलएड कुछ भी हो, या डीएलएड किए हो, जितना भी परसेंटेज है उसको भागा 3 किया जाता था। क्या? भागा 3। जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल मैट्रिक में मान लीजिए आपका 80%, तो 80 ले लीजिए, प्लस इंटर में भी 80% आपका पहले होता था, अब प्रक्रिया बदल गया वो बाद में। अब बीएड या डीएलएड मान लीजिए 80 है, अब तीनों को भागा 3 कीजिए तो क्या हुआ? 240। आइए भागा 3 हो गया, भागा दीजिएगा, क्या है? 3 का 3, 3 अट्ठे 24, यानी आपका बन गया 80%। ये 80% जो हुआ आपका मेरिट बना, मेरिट। लेकिन इसमें एक चीज और था जो लोग कम बताते होंगे, नोट में कर लीजिए। पहले था सीटेट का मार्क्स या बीटेट, अगर आप सीटेट पास किए हैं या बीटेट, बिहार टेट, तो उसका जैसे मान लीजिए सीटेट में आपका मान लीजिए 82 से ऊपर और 82 यानी 82 मार्क्स या इससे ऊपर 104 तक है तो आपको 2 मार्क्स दिया जाता था अतिरिक्त। या किन्हीं का मान लीजिए 104 से ऊपर है और मान लीजिए 116 के बीच में है तो उसको अतिरिक्त मार्क्स 4 मार्क्स। इसी प्रकार 116 से ऊपर और जहाँ तक, चूँकि सीटेट 150 का एग्जाम होता है तो 150 में तो आपका मार्क्स होगा। और आपको भी पता है जनरल को 90 नंबर और ओबीसी को कितना? 82 नंबर। लेकिन जनरल महिला है उनको भी 82 नंबर था, SC ST को 75 नंबर, दिव्यांग को भी 75 नंबर, ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण उस समय नहीं था। तो मान लीजिए 80% आपका ये बना, क्या बना? ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 80% आपका ये बना मेधा, प्लस मान लीजिए आपका मार्क्स ओबीसी में आते हैं और आपका मार्क्स 84 मार्क्स है। कितना? 84, यानी 82 और 104 के बीच में आया तो 2 मार्क्स आपको और ऐड हो जाएगा, यानी 2, यानी 80 या 2, यानी आपका जो मेरिट बना वो बना 82%। ये पहले वाला प्रक्रिया था। इसी प्रकार 6 to 8 में भी था। किसी का मान लीजिए 100, किसी का मान लीजिए 105 मार्क्स आया सीटेट में, तो इधर जो बनना था बन गया 80, मान लीजिए इधर जो बनना था बन गया। अब मान लीजिए आपका सीटेट में मार्क्स आ गया 106 मार्क्स, तो 104 116 के बीच अगर मार्क्स आया है तो आपको अतिरिक्त मार्क्स कितना मिलता था? 4 मार्क्स। तो आपका परसेंटेज 1 to 5 में कितना? 80 बना। अब प्लस 104 106 के बीच में बना 106, तो यानी 4 मार्क्स अधिक जोड़ दीजिए, यानी 80 + 4 कितना हो गया? 80 + 4 हो गया आपको 84, यानी आपका परसेंटेज कितना हो गया? 84%। 1 to 5 में आपका मेरिट बना। ये पहले वाला नियम था और ये ठीक भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या मामला चल रहा है? 60-40 वाला। अब देखिए क्या होता है। तो घुमा फिरा के कहे तो बात वही है, पहले सीटेट का अतिरिक्त मार्क्स जुटता था टोटल ओवरऑल परसेंटेज में, जितना आप मार्क्स लाए उसके आधार पर। अब उसी को 60-40 कर दिया गया है। इसी में लोग पागल हो गए हैं, कोई बोलता है होना चाहिए, कोई बोलता है नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शिक्षा विभाग करेगी उसको मान लीजिएगा, बहाली कर लीजिए, बात खत्म। इसी प्रकार 6 to 8 में था। 6 to 8 में क्या था? 6 to 8 में भी वही था। अगर कोई 6 to 8 का बनता है, ये जानते हैं, आपको पता है, लेकिन हम बता देते हैं जिससे कि आपको। इसमें क्या था? M मतलब मैट्रिक, I मतलब इंटर का मार्क्स, प्लस G मतलब ग्रेजुएशन। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, प्लस बीएड या डीएलएड, क्योंकि ऐसे भी अभ्यर्थी है जो डीएलएड करने के बाद भी ग्रेजुएशन किए थे। बात समझिएगा, यानी कितना चीज हो गया? 1 मैट्रिक, 1 इंटर, 2 ग्रेजुएशन, 3 और ये 4, इसको भागा 4 कर दीजिए। ये पहले वाला प्रक्रिया था, कंफ्यूज मत होइएगा। मैट्रिक प्लस इंटर, आई मतलब इंटर, प्लस ग्रेजुएशन जो भी हो, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी, प्लस या बीएड किए हो या डीएलएड। यहाँ वाला मामला समझिएगा, कोई अभ्यर्थी डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन किए हो तो वो तो एलिजिबल होंगे ना 6 to 8 के लिए, है ना? तो भागा 4 कर दीजिए। आपका जो भी परसेंटेज बनता है सभी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन याद रखिएगा, ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज लेना है, ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज लेना है वो कितना होगा? ग्रेजुएशन का जो टोटल परसेंटेज लेना है वो 1500 पे, टोटल 1500 पे लेना है, ऑनर्स का नहीं, टोटल कितना? 1500 पे अपना परसेंटेज चेक कीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज बन रहा है। परसेंटेज निकालने आता है ना? परसेंटेज कैसे निकालते हैं?
क्या है, भाग गुने 100 बट्टा कुल। तो आप जो परसेंटेज निकालिएगा, मान लीजिए ग्रेजुएशन का, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ अभ्यर्थी ये भी कमेंट किए हुए हैं सर ऑनर्स का बस मार्क्स जोड़ेंगे या टोटल। तो जब मान लीजिए ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकाल गए आप, तो भाग का मतलब हुआ जितना मार्क्स लाए, तीनों साल मिला के आपका जितना मार्क्स आया, कुल मार्क्स गुने 100 और बट्टा कुल में 1500 डालना है। कितना, 1500। तब जो परसेंटेज बने वो आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज होगा। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको हम बच्चा वाला चीज बता रहे, नहीं, कमेंट में आया हुआ है इसीलिए हम बोल रहे हैं। प्लीज अब वीडियो का स्किप मत किया कीजिएगा। आप स्किप करके देखते हैं, आप ही नहीं, मैं भी किसी का वीडियो देखता हूं तो मैं भी स्किप कर देता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि पढ़ाई वाला जब वीडियो हो तो उसमें एक एक पॉइंट में दम होता है। प्लीज इस चीज को समझिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब भागाचार जो भी परसेंटेज बने, वो जो भी परसेंटेज यहां बना आपका, ये करने के बाद प्लस सीटेट का जो आपका अतिरिक्त मार्क्स जुड़ता है, जैसे कि 1 to 5 में बताए थे वैसे कर दीजिए। यही प्रक्रिया थी पहले वाला। तो साफ शब्दों में कहें, पहले मैं देखूं वीडियो कितना लंबा हो गया। अब देखिए वीडियो चला गया 16 मिनट। अब फिर आप बोलिएगा वीडियो लंबा चला गया, तो कहीं ना कहीं क्या कहे, ये सब वीडियो लंबा ही हो जाता है। तो ये पहले वाला नियमावली है, जिस नियमावली पे छठा चरण हुआ था, ठीक है। और इस नियमावली को भी कभी हम लाएंगे। ये नियमावली 2012, छठा चरण जो बहाली हुआ था किस पे हुआ था, नियमावली 2012 पे हुआ था। तो इसमें डोमिसाइल नहीं था, लेकिन अब के बहाली में ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपको। और नियोजन इकाई, जो नियोजन इकाई लगभग 9000 है पूरे बिहार में, 38 जिला में, सब खत्म हो जाएगा। आपके जिला में ही एक नियोजन बनाया जाएगा, यानी 38 जिला 38 नियोजन, यानी मेरिट लिस्ट कहाँ से बन के आएगा, ऊपर से, शिक्षा विभाग की तरफ से। ये अच्छी बात है। अब आप लोग को परेशान ज़्यादा नहीं होगा, और जिनका मेरिट जितना हाई होगा उसको उतना जॉब होगा, इतना आप जान लीजिए। अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में बस लिखिएगा, और जिससे कि हमें ये लगे कि आपके लिए मैं कोई उचित वीडियो लाया हूँ। और फिर इस पर कमेंट करेंगे सर 7वां चरण बहाली कब। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं फिर से बता दूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं वाकई में आपको बताता, लेकिन फिलहाल आप जितना भी न्यूज़ देख रहे हैं सब आपको आशा ही दे सकते हैं। अगर आशा देना होता तो मैं सुबह में वीडियो लेके चला आता, कुछ भी, लेकिन नहीं, ये कुछ बात था जो आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए। और 7वां चरण बहाली जो सरकार बोल रही है जल्द होगा, लेकिन जल्द पता नहीं है। और मुझे भी बोलने में शर्म हो जाता है, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, प्रशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, आपको समझाना बड़ा मुश्किल होता है किसी को, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको समझा पाता हूँ। तो आप लोग चैनल से बने रहिए, जो भी कुछ होगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और कम्युनिटी पोस्ट करेंगे। किसी पर अगर वीडियो बनाना है तो हम पोलिंग करवाएंगे, इसी टाइप का पोलिंग होगा। कम्युनिटी नौकरी तक खोलिएगा, उसके अंदर जाना है, होम वीडियो प्लेलिस्ट लाइव कम्युनिटी सेक्शन होगा, इसमें इस टाइप का है। तो आप लोग अपना कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं सर आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, उनके लिए एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपके कहने से ना मैं टीचर बना हूँ, आपके कहने से मैं टीचर हट जाऊँ, ये भी नहीं हो सकता है। तो जो उल्टा कमेंट वाले हैं, प्लीज़ अपने शब्द का चयन सही कीजिए, और अपने पिताजी को मत ठगिए। आपको अगर ज़्यादा ज्ञान है तो आप यूट्यूब पर ज्ञान दीजिए, दूसरे को ज्ञान उल्टा कमेंट करना, उल्टा चाहे तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं और यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ साहब, मैं अपने शब्द का चयन सही कहूँगा, इसीलिए इस चीज़ को आप समझिए। और अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं, अगर अच्छा लिख सकते हैं कमेंट में, तो मत लिखिए, ये आपकी मर्जी है, आप पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।